नहीं, साइलेंट मोड पे कर दूँ? सर आप ले लो, साइलेंट पे है पहले, आप स्विच ऑफ कर। फिर नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नगर पालिक निगम अधिनियम पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं मुख्य विधिक सलाहकार नगर पालिक निगम भोपाल, अधिवक्ता श्री HL झांसी सर। झा साहब, सर कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है नगर पालिक अधिनियम, तो मुझे लगता है कि सभी लोगों का वास्ता कभी ना कभी पड़ता ही है इस अधिनियम से और इस अधिनियम की प्रक्रियाओं से, क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ा हुआ विषय है और इसमें हर व्यक्ति, हर उपभोक्ता और हर इंसान को कभी ना कभी इससे वास्ता होता ही है। तो ये अधिनियम क्या है और इसमें आपको या एक आम आदमी को क्या राहत दी गई है, किस तरह से आप नगर पालिक निगम की यदि कोई समस्या है तो कैसे सुलझा सकते हैं, संपत्ति कर, पानी का टैक्स, जितने भी टैक्स नगर पालिक निगम अधिनियम में है उनके बारे में आप कैसे क्या कर सकते हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-266-0049। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 1800-233-0040, 0755-266-0049। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो नगर पालिक निगम अधिनियम है ये क्या है और इसको कब बनाया गया, इसमें क्या मुख्य प्रावधान है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका जी। क्योंकि नगर पालिक का मतलब ये है कि जितने भी बृहद नगर हैं जी। पूरे मध्य प्रदेश में, जो बड़े बड़े शहर हैं जी। उन सब की व्यवस्था के लिए, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में सफाई की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, जी। प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित है, बिल्डिंग भवन से संबंधित है, ये सारी समस्याओं का समाधान वास्तव में नगर निगम के माध्यम से ही होता है। और नगर पालिक निगम इसलिए बना है क्योंकि ये नगर प्रशासन की व्यवस्था संभाली गई है। जी। और नगर प्रशासन का व्यवस्था का सबसे बड़ा अधिकारी उसका आयुक्त होता है। जी। कमिश्नर होता है नगर निगम का। क्योंकि दो तरीके की सरकार होती है, एक तरीके से कि जो प्रशासनिक व्यवस्था का दायित्व होता है वो कमिश्नर के पास होता है, जी। और जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि कॉरपोरेशन एक्ट में ये भी प्रोविज़न है कि जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, महापौर है, पार्षद हैं, नगर पालिका निगम का अध्यक्ष है, दे आर ऑल दी मतलब जनता के चुने हुए व्यक्ति होते हैं। तो प्रशासनिक व्यवस्था दोनों तरीके से चलती है, लेकिन कॉरपोरेशन का जो मुख्य होता है वो आयुक्त नगर निगम होता है, और आयुक्त ही, और उसके अंदर के जो सारे कर्मचारी अधिकारी हैं वो सब आयुक्त के अधीनस्थ रहते हैं, सबऑर्डिनेट रहते हैं। जी। सर, इसके अंतर्गत किस तरह के प्रकरणों की सुनवाई की जाती है इस अधिनियम के अंतर्गत? हाँ। और कौन करता है? हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे आपने सबसे पहले कहा कि टैक्स वगैरह हैं, जी। रेवेन्यू टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर टैक्स है, जी। ये सारी चीज़ों के यदि कोई विवाद पैदा होता है जी। तो प्रॉपर्टी का टैक्स का जो बिल देता है वो एक हमारे यहाँ का जोनल अधिकारी देता है या वार्ड ऑफिसर देता है। आपको यदि उसमें ऐसा लगता है कि इसमें निश्चित ही है टैक्स ज़्यादा है या इतना ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, तो उसकी आपत्ति या उसके अपील के रूप में आप नगर निगम के कमिश्नर को अपील कर सकते हैं। जी। और यदि आप इसके बाद भी ऐसा लगता है कि कमिश्नर ने भी आपके पक्ष में ऑर्डर नहीं दिया, तो देन कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट में हम जिला न्यायालय में ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष जाएंगे। जिला न्यायाधीश के समक्ष अंडर सेक्शन 149 में अपील होती है जी। मतलब प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित, क्योंकि अपीलें कई तरीके की होती हैं इसमें जी। वो मैं आगे बताऊंगा, शायद आप प्रश्न पूछेंगे उसमें जी। तो जो प्रॉपर्टी टैक्स की अपील है वो कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट में जिला न्यायालय को, डिस्ट्रिक्ट जज को जाती है जी। तो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज उसमें जो भी निर्णय देंगे वो दोनों पक्षकारों पर बंधनकारी रहेगा। जी।
तो ये प्रॉपर्टी टैक्स का हो गया, ये हो गया, जी इसमें किसी का असेसमेंट ज़्यादा हो गया, कम हो गया, ये सारे केसेज इस तरीके से चलते हैं और वो जिला न्यायालय में जाता है। जी। इसके अलावा सर आपने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स के जो केस हैं वो जिला न्यायालय में जाते हैं। अब ज़्यादातर समस्या जो आती है वो ये आती है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसका निर्धारण कैसे किया जाता है, Yes, क्योंकि yes. डिस्प्यूट जो होते Yeah, हैं मेन yeah. यही होते हैं हाँ, कि हाँ, टैक्स इतना लगा तो लगा कैसे। हाँ हाँ हाँ, तो आम आदमी को तो समझ में नहीं आता ये। नहीं आपका ठीक तो प्रश्न है वो कि जी। निर्धारण कैसे होता है। जी एक्चुअली क्या है, प्रॉपर्टी, हाँ, प्रॉपर्टी का निर्धारण उसका एनुअल रेंट के आधार पर निर्धारित होता है। जी आपकी प्रॉपर्टी का वार्षिक भाड़ा, पूरे वार्षिक भाड़ा निकाला जाएगा जी और उस वार्षिक भाड़े पे 6% जी मतलब प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। जी तो 6% से कम नहीं लगेगा और 20% से ज़्यादा नहीं लगेगा। मतलब यदि ऐसा नहीं है कि 25% ज़्यादा निर्धारित कर दिया नगर निगम ने तो हमें जमा ही करना पड़े, जी ऐसा नहीं है। तो यदि 20% से यदि नगर निगम ने ज़्यादा टैक्स लगा दिया जी तो आप उसको देन मतलब यू हैव टू राइट टू क्लेम बिफोर द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज बाय द वे ऑफ अपील। जी तो इसमें ये हो सकता है कि निर्धारण तो वो आपका एनुअल वैल्यू के आधार पे होता है। सर आपने बताया कि एनुअल वैल्यू, अभी एनुअल वैल्यू जो है वो कहाँ से हाँ, आंकी जाएगी, इसका निर्धारण कैसे होगा एक्चुअली कि क्या है एनुअल कि वैल्यू क्या ये है? इसको कलेक्टर करता है। शहर के जो भिन्न भिन्न क्षेत्र होते हैं जी तो उसमें प्रॉपर्टी के रेट्स जो है कलेक्टेड में होते हैं जी और वो कलेक्टर ने जो रेट निर्धारित किए रहते हैं उस आधार पर मतलब ये है कि एनुअल वैल्यू निकाली जाती है। जी क्योंकि जैसे उन्होंने व्यवस्थाएं हैं शासन की, जी भाड़ा नियंत्रण अधिकारी हैं, जी कलेक्ट्रेट में एक भाड़ा नियंत्रण अधिकारी होते हैं, वो सिर्फ यही तय करते हैं, स्टैंडर्ड रेंट तैयार करते हैं। दूसरा एरियाज़ का वैल्यूज भी पता लगता है कि कहाँ कितनी वैल्यू है, जी उस आधार पर ही उसकी एनुअल वैल्यू निकाली जाती है और एनुअल वैल्यू पर वो 6% लगता है टैक्स। जी। सर अगर कोई व्यक्ति समय पर टैक्स जमा नहीं करता है हाँ, तो फिर उसके लिए क्या इस कानून में प्रावधान है और क्या क्या उसको करना होगा या उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? हाँ हाँ, यदि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि नंबर 1 तो ये है जी कि एक्चुअली प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की हर नागरिक की लाइबिलिटी है, जी ऐसा भी कॉरपोरेशन एक्ट में प्रोविज़न है। जी और यदि वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा करता जी तो फिर क्या होता है, अंडर सेक्शन 173, 174 में नगर निगम आपको नोटिस जारी करती है जी कि आपने टैक्स पे नहीं किया है और आप उसको विद इन 15 डेज जो है टैक्स जमा कर दें। तो ऐसा पहले 30 डेज का नोटिस दिया जाएगा, उसमें टाइम देंगे कि 15 दिन के अंदर आप पूरा संपत्ति कर जमा कर दीजिए। जी यदि आप इसके बावजूद भी आफ्टर डिमांड नोटिस भी पैसा यदि टैक्स जमा नहीं करते जी तो फिर वो 176 में 177 में जी वो आपके खिलाफ वारंट जारी कर सकती है नगर निगम का। और वारंट जारी करने के बावजूद भी यदि वायदे में कोई टैक्स पेयर पे नहीं करता है देन फिर वो प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकती है। जी। सर इस बीच एक कॉलर लाइन पे आ गए, हम उनका सवाल लेते हैं। जी, नंद स्वरूप जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ नगर निगम की क्या पहचान, रोटी कपड़ा और मकान, वो सुविधाओं को कैसे हुआ काम? जैसे कोई व्यक्ति बाहर से आया है, वहाँ का बासिंदा हो गया, उसको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो क्या उसके भी मूलभूत सुविधाएं मिलने का कोई अधिनियम है कि नहीं उसमें देखिए, नगर निगम के एरिए में यदि आप आते हैं और आपने मकान यदि वहाँ ख़रीद लिया है और वहाँ कहीं सोसाइटी के या कहीं के भी आप मेंबर हैं और वो सोसाइटी या वो जगह नगर निगम के अंडर में आती है तो सारी फैसिलिटी आपको लेने का अधिकार है। आपको पानी भी मिलेगा, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, स्ट्रीट मतलब लाइट मिलेगी, पानी मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी, बशर्ते कि आपको वहाँ का सिटीजन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपकी प्रॉपर्टी वहाँ होना चाहिए, निश्चित है आपको सुविधाएं मिलेंगी। सर इनका ये भी कहना है कि अगर नहीं मिलती है, मतलब इनका सवाल ही ये था कि नगर निगम का ना आ रहा है मूलभूत सुविधाएं, पानी, रोटी, कपड़ा नहीं आ रहा है ना, तो आप रोटी, कंप्लेंट कर सकते हैं, कमिश्नर को लिखिए ना आप। जी आप आवेदन दीजिए कमिश्नर के यहाँ के, सर देखिए हम फलानी जगह रहते हैं और हमें ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जी तो देन उसके लिए कमिश्नर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। जी और यदि इसके बावजूद भी नहीं मिलता तो देन फिर आप कोर्ट में जा सकते हैं नगर निगम के अगेंस्ट में।
कि नंद स्वरूप जी, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि यदि आपको पानी या जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही हैं किसी व्यक्ति को जो उनकी सीमा में है और उनके क्षेत्र में आता है, तो आप उसके खिलाफ जो आयुक्त नगर निगम है उन्हें शिकायत कर सकते हैं। यदि वहाँ सुनवाई नहीं होती तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सर, नगर निगम से जुड़ा ही एक इस अधिनियम से जुड़ा सवाल है कि अक्सर हम सुनते हैं कि कोई बिल्डिंग बनी और लोगों को बेच दी, बनाकर फ्लैट बना के बेच दिए, किसी ने कोई बिल्डिंग बनाई, उसका सौदा कर लिया और बाद में ये पता चलता है कि उसकी तो परमिशन ही नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई होती है जिसने बिल्डिंग बनाई है उसके खिलाफ, और एक उपभोक्ता के लिए कोई राहत है जो लेता है? हाँ, एक्चुअली क्या है, बिल्डिंग परमिशन तो देखिए चित्रा जी बहुत आवश्यक है जी। क्योंकि आप यदि नगर निगम के किसी भी क्षेत्र में बगैर बिल्डिंग परमिशन के कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं जी तो वो अवैध कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन में आएगा। जी और जब अवैध कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन में आएगा तो वो निश्चित ही कमिश्नर को अधिकार है कि वो आपका अवैध कंस्ट्रक्शन को डेमोलिश कर दें। उसमें दो फिर एक चीज़ और है, कई बार क्या होता है कि किसी ने परमिशन ली है, परमिशन नहीं ली है तो अवैधानिक हो गया और उसको तोड़ा जा सकता है जी या तो शासन उसमें कंपाउंडिंग के लिए प्रोविज़न कर दे जी कि चलिए ठीक है, ऐसे कई एरिया हैं और कई बार मध्य प्रदेश शासन ने किया भी है जी कि वाइल्ड वे टोटली अवैध हैं तो उनको डिसमेंटल करने से तो नुकसान ही होगा ना। जी नेशनल लॉस भी होता है, पब्लिक लॉस भी होता है, तो उनको फिर रेगुलराइज कर दिया जाता है। लेकिन वास्तविक तौर पे कानून लागू होने के बावजूद भी और ये जानते हुए भी कि बिल्डिंग परमिशन लेना आवश्यक है जी और बिल्डिंग परमिशन यदि ली है उसने और लेने के बाद भी वायलेशन होता है। कई जी। बार क्या होता है कि आपका 2400 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, जी उन्होंने ये कहा है कि 2000 स्क्वायर फीट पे आप बना सकते हैं, जी। 2400 पे नहीं बना सकते। जी तो 400 स्क्वायर फीट पे भी यदि आपने कवर कर दिया ओपन टू स्केट, ओपन टू स्काई, उसमें जो जी। छोड़ते हैं नक्शे में, जी। वो यदि एरिया नहीं छोड़ा है और आपने वायलेशन ऑफ द बिल्डिंग परमिशन किया है, लेकिन जी। वो कितना है 10% यदि बाय द वे वायलेंस किया है तो उसमें जी। कंपाउंड हो सकता है। जी। नगर निगम उसमें आपको आपके अपराध को उपशमन कर सकती है जी और 10% फीस जमा करके आपका नक्शे को मतलब वैलिड कर देगी, तो आपका पूरा मकान मतलब वैलिड हो जाएगा। जी अब ये भी रिसेंटली लास्ट मुझे लगता है 2022 में ही मध्य प्रदेश शासन और नगर निगम ने कुछ संशोधन किया है, जी तो उन्होंने 10% की जगह 30% कर दिया जी कि यदि आपके मकान का बिल्डिंग परमिशन के हिसाब से 30% भी यदि वायलेशन है जी तो वो रेगुलराइज हो सकता है, तो उसमें आपको कंपाउंडिंग फीस जमा करना पड़ेगी, वो रेगुलराइज हो। लेकिन जिसने कंप्लीट ही किया है तो वो तो अवैध की बिल्कुल सर। इस बीच एक कॉलर लाइन पे हैं, हमारे इंदौर से हैं साधना जी। कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहती हैं? नमस्कार जी। हम अपना ये निर्माण तोड़े जा सकते हैं या इनके लिए कुछ लीगली प्रोसेस होता है? नहीं, निर्माण किस तरह का, मतलब कोई भी भवन का? हाँ, कोई चाहे वो रहवासी क्षेत्र में हो, चाहे कमर्शियल में हो या ग्रीनरी लगी जाली हो। जी बिल्कुल, आपका सवाल हमारे समझ में आ गया। इनका ये कहना है कि कोई भी बिना किसी लिखित नोटिस के किसी भी निर्माण को, चाहे वो कहीं भी हो, क्या तोड़ सकता है? नहीं, आपको सबसे पहले नोटिस जारी किया जाएगा। जी यदि आप अवैध निर्माण कर रहे हैं तो अंतर्गत धारा 302 में नगर निगम आपको नोटिस जारी करेगी जी कि आप अवैध निर्माण कर रहे हैं, आप इसको प्लीज स्टॉप कर दें। जी यदि आप इसके बावजूद भी कर रहे हैं, जी। 302 का नोटिस मिलने के बाद भी यदि आप कंटिन्यू निर्माण करते जा रहे हैं, जी देन फिर नगर निगम फिर नोटिस देगी आपको अंडर सेक्शन 307। जी 307 में फिर नोटिस देगी कि आपने अवैध निर्माण कर लिया है, ये क्यों ना आपका अवैध निर्माण को हटा दिया जाए। जी फिर 307 के बाद भी यदि आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो फिर 310 में कार्रवाई करके नगर निगम आपके मकान को तोड़ सकती है। लिखित बट नोटिस अपॉर्चुनिटी देना, तो दी जाएगी। लिखित नोटिस देना हाँ, जरूरी है। नोटिस देती है। और कितने दिन का है कुछ? अब उसमें से समय सीमा? हाँ, आपका प्रश्न फिर दो चीज़ पे होता है। जी जैसे बाय द वे आपने इंक्रोचमेंट करके बनाया है, जी
गवर्नमेंट की लैंड पे इंक्रोचमेंट कर लिया। जी तो इंक्रोचमेंट में तो प्रावधान ऐसा है कि वो बगैर नोटिस के भी आपका इंक्रोचमेंट हटा देंगे। इंक्रोचमेंट से मतलब उसमें आपने परमिशन बिल्डिंग बना ली उसने इंक्रोचमेंट जी। करके, तो इंक्रोचमेंट दो तरीके का हो गया, एक तो आपने कब्जा कर लिया, दूसरा आपने बिल्डिंग भी बना ली। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में देयर इज नो नीड टू इशू एनी नोटिस। जी। इंक्रोचमेंट की डेफिनेशन में आएगा तो विदाउट नोटिस भी आपका भवन तोड़ा जा सकता है। जी। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि यदि बिल्डिंग परमिशन से वायलेशन होता है तो ऐसा नहीं है, उसमें बाकायदा आपको सूचना पत्र जारी किया जाएगा जी। और आपको सुनवाई का पूरा मौका मिलेगा जी और कमिश्नर साहब सुनेंगे आपको, और कमिश्नर साहब के सुनने के बावजूद ही कमिश्नर ने ऑर्डर गलत कर दिया तो देन मैंने बताया कि उसके लिए फिर अपील का प्रावधान है। जी फिर उसमें यदि बिल्डिंग सेक्शन से संबंधित यदि है जी तो उसमें अपील का प्रावधान है, कमिश्नर के अगेंस्ट में फिर अपील कमेटी में जाता है। जी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ऐसा भी प्रावधान है कि फिर वो अपील कमेटी में प्रकरण जाएगा, अपील कमेटी सुनेगी। जी अपील कमेटी के चेयरपर्सन महापौर रहेगा, उनके साथ 4 पार्षद रहेंगे जो सीनियर मेंबर्स होते हैं उनके। जी तो वो अपील कमेटी फिर उसमें हेयरिंग करके फिर आपको न्याय मिलेगा। जी। ऐसा नहीं है, एकदम बगैर नोटिस के अधिकांश तो ऐसी कोई कार्रवाई होती नहीं है। जी सर, एक कॉलर फिर लाइन पे आ गए हैं, जी। भोपाल से हैं। जी। प्रदीप जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार आपको झा साहब को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे पहली बार बात हो रही है मेरी। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। अरे झा साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। और क्या हाल चाल? मैं डॉक्टर प्रदीप साहब बोल रहा हूँ, आपके एरिया से पहचान लिया? अरे वाह वाह, अरे चलिए डॉक्टर। थोड़ा सा ये उलझन आई है, अपना बरखेड़ी चौराहे पे मकान है जी। तो वो अभी इस बार क्या है, इन लोगों ने नगर निगम वालों ने कमर्शियल टैक्स भी लगाया है। हाँ हाँ है ना? हाँ। तो कमर्शियल टैक्स, अब क्योंकि मकान का प्रॉपर्टी टैक्स तो लग ही गया, जी। कमिश्नर ने वैसे ही टैक्स बढ़ा दिया इस बार प्रॉपर्टी पर। तो ये जो हाँ। कमर्शियल टैक्स अलग से लग रहा है, उसका क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि वो एरिया वाइज जो लगाया प्रॉपर्टी टैक्स वो एरिया के हिसाब से लगता है, तो कमर्शियल टैक्स भी एरिया के हिसाब से लगता है। तो थोड़ा सा ये उलझन को जरा क्लियर तो करो आप। नहीं नहीं, क्या है, वो एरिया के हिसाब से नहीं लगता है, कॉमर्शियल टैक्स जो है कॉमर्स के हिसाब से लगता है। चूँकि आप रेजिडेंशियल हाउस में या रेजिडेंशियल प्लेस पर कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो फिर वो कॉमर्शियल टैक्स लगा सकते हैं, इसलिए उन्होंने कॉमर्शियल टैक्स लगाया हुआ है। वो एक्चुअली वो आपका एरिया जो है रेजिडेंशियल होगा, कॉमर्शियल एरिया है ही नहीं वो। और मैक्सिमम भोपाल शहर में ऐसा हुआ भी है कि वो जगह आ गई ऐसी, और मार्केट खुल गया, बगल वाले ने खोल दी, बगल वाले ने खोल दिया, तो इस तरीके से लोग जो है रेजिडेंशियल हाउस में कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं, उसकी वजह से उन्होंने कॉमर्शियल टैक्स लगा दिया। बल्कि मैं तो आपको एडवाइस करता हूं कि यदि उन्होंने सिर्फ टैक्स ही लगाया तो आप पहली फुर्सत में जमा कर दो, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी आगे चल के। जी सर, जैसा कि अभी हमारे पास कॉलर्स के सवाल भी आ रहे हैं, तो क्या नगर निगम के खिलाफ भी प्रकरण दायर किए जा सकते हैं? बिल्कुल, और 100% यदि किए जा सकते हैं, यदि किसी को लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, हाँ। तो अगर प्रकरण दायर किए जा सकते हैं तो किस तरह के किए जा हाँ सकते हाँ हैं? हाँ, उसमें क्या होता है, देखिए हमारे यहाँ कोर्ट को तो इनहेरेंट पावर होते हैं। जी किसी भी, जैसे नगर निगम के अगेंस्ट में भी एक कोई बात होती है, जी नगर निगम कुछ मान लीजिए इलीगल वर्क कर रही है या आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है, तो आप सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं जी और कमिश्नर के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। जी मैंने जो पहले बताया था कि एक अपील तो इस तरह की होगी कि वो सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स की होगी। जी तो रहा सवाल अकेली प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित भी नहीं है, मान लीजिए इलेक्शन पिटीशन है, जी इलेक्शन पिटीशन का भी प्रोविजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को है अधिकार। जी यदि वायदेव किसी की निर्वाचन की प्रक्रिया में यदि कोई परेशानी आ गई है या कुछ है तो वो कहाँ कार्रवाई करेंगे, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ सेक्शन 441 ऑफ द कॉर्पोरेशन एक्ट में वो अपनी रिट फाइल कर सकते हैं। जी। और निर्वाचन प्रक्रिया जो शासन द्वारा या निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो इसलिए निगम के किसी भी इस टाइप के अगेंस्ट में जी थोड़ा सा ये रहता है कि बाय द वे कभी जुरिस्डिक्शन की बात आती है, जी हम ही है, मैं ही नगर निगम की तरफ से खड़ा होता हूँ तो मैं उसमें कहता हूँ कि आपने ये कमी रखी है, आपको ये नहीं किया है, तो आपका सूट मेंटेनेबल नहीं जी। है। लेकिन न्यायालय को तो फुल क्षेत्राधिकार है और आप न्यायालय में अपना मुकदमा फाइल कर सकते हो। जी जैसे टैक्स ज़्यादा हो गया तो मैंने बताया ना कि टैक्स के अगेंस्ट में भी कमिश्नर के बाद अपील डिस्ट्रिक्ट जज को ही जाती है जी। यदि आपने टैक्स ज़्यादा लगा दिया है। किसी भी रिक्वायरमेंट्स के यदि आपकी नहीं होती है पूरी, उसमें आप कोर्ट में भी जा सकते हो, निगम के आयुक्त के समक्ष भी जा सकते हो। और निगम के आयुक्त के समक्ष के बाद कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि बाय द वे
नगर निगम के कमिश्नर ने भी आपके अगेंस्ट में ऑर्डर कर दिया, तो मैंने बताया आपको कि वो अपील कमेटी में जा सकता है। जी नगर निगम में भी अपील कमेटी भी है, जी और 403 सेक्शन 403 में अपील कमेटी में आप अपना प्रकरण रख सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। जी। वहाँ भी आपको पूरा सुनवाई का मौका मिलेगा, इसके बाद ही अपील कमेटी निर्णय देगी। सर आपने बताया कि अपील दो जगह हो सकती है, हाँ, एक जो कमिश्नर है उसके खिलाफ आप कोर्ट भी जा सकते हैं जी और एक कमेटी के समक्ष हाँ, भी। अपील कमेटी के तो समक्ष। क्या सभी तरह के प्रकरणों में दोनों जगह हाँ, जा हाँ, सकता है, नहीं। कुछ अलग अलग बांटे गए हैं? नहीं नहीं, ठीक बात है, आपका प्रश्न अच्छा है। जी एक्चुअली अपील दोनों डिफरेंट तरह के हैं। जी यदि प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित अपील है, वो उसमें क्या होता है, 132 से संपत्ति कर के सारे प्रावधान लागू होते हैं, जी 145 तक चलते हैं। यदि संपत्ति कर से संबंधित अपील है तो वो 149 में डिस्ट्रिक्ट जज साहब को जाएगी। जी यदि आपका बिल्डिंग सेक्शन से संबंधित है और अन्य रिक्वायरमेंट से संबंधित है तो वो कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फिर अपील कमेटी को जाएगी। और अपील कमेटी, तो इसलिए अपील कमेटी को भी सुनने का क्षेत्राधिकार है। जी अपील कमेटी भी चूँकि वो, और अपील कमेटी में क्या होता है कि जो मेयर होता है वो चेयरपर्सन होता है, उनकी कमेटी में करीब 4 जो है सीनियर पार्षद होते हैं, तो इनको मिला करके अपील कमेटी बनती है। तो दो जगह अपील हो सकती है। 403, देखिए मैं धाराएं भी बता देता हूँ। जी 403 में तो अपील कमेटी को जाएगी, और 189 में 149 में डिस्ट्रिक्ट जज को जाएगी, लेकिन वो दोनों अलग अलग चीज़ हैं। जी सर आपने बताया कि जो पार्षद, महापौर, अध्यक्ष, इनके जो निर्वाचन संबंधी हैं वो भी प्रकरणों की सुनवाई कोर्ट द्वारा भी की जाती है और इनके यहाँ भी की जाती है। तो जो अगर किसी के खिलाफ, किसी पार्षद के खिलाफ कोई शिकायत है, जनता में से किसी को, जी। महापौर के खिलाफ है, तो उनकी सुनवाई का अधिकार किसको दिया गया है इस कानून के अंतर्गत, और क्या कार्रवाई की जा सकती है हाँ। यदि ये सही पाया जाता है कि भाई जो शिकायत है वो सही है? ये आपका बर्निंग प्रश्न है, वो सच बात ही है। अधिकांशतः इलेक्शन चैलेंज होते हैं, जी तो पार्षद से संबंधित यदि कोई, पार्षद के खिलाफ कोई शिकायत है जी और पार्षद के खिलाफ शिकायत हो और कमिश्नर को ऐसा लगता है कि पार्षद का व्यवहार अच्छा नहीं है, जी ना तो जनहित में है ना निगम के हित में है, जी ऐसी स्थिति में उन पार्षद को एक नोटिस दिया जाता है कि भाई आपका आचरण ठीक नहीं है। जी या कई लोग क्या होते हैं कि इन्वॉल्व हो जाते हैं। जी पार्षद साहब ने अपने मतलब पति के भाई को या किसी को ओब्लाइज कर दिया, जबकि प्रावधान क्या है कि पार्षद को अपने परिवार में किसी व्यक्ति को नगर निगम के उसमें नहीं लगाना चाहिए। जी मान लीजिए ऐसा कोई आरोप यदि किसी पार्षद के पास आ गया, जी तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पार्षद को हटाए जाने की प्रक्रिया है। जी और पार्षद को हटाए जाने की प्रक्रिया में क्या होता है कि कमिश्नर जो है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कमिश्नर होता है, जी वो उन पार्षद के खिलाफ रिपोर्ट दायर करते हैं। जी अलोंग विद दैट इनको हटाने का प्रावधान जो डिविजनल कमिश्नर होते हैं, भोपाल संभाग के, जैसे हर संभाग के जो आयुक्त होते हैं, जी तो कमिश्नर साहब अपनी कंप्लेंट या लिखित में शिकायत कमिश्नर रेवेन्यू को करते हैं। फिर रेवेन्यू के कमिश्नर साहब पार्षद को सुनवाई का मौका देने के लिए नोटिस जारी करते हैं, और रेवेन्यू कमिश्नर कभी भी पार्षद को हटा सकता है। तो ये प्रोविजन मतलब रेवेन्यू कमिश्नर के द्वारा होता है पार्षद के लिए। ऐसे ही महापौर के लिए, महापौर और निगम अध्यक्ष के लिए हटाने का प्रावधान शासन को होता है, जी वो रेवेन्यू कमिश्नर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हटाने का प्रावधान शासन को है। और इसके अलावा भी यदि कोई मतलब निर्वाचन से संबंधी यदि किसी को शिकायत है या किसी का इलेक्शन चैलेंज करना है, तो फिर सेक्शन 441 में निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार उस व्यक्ति को जिला न्यायालय को है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने भी आपकी 441 में निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जा सकती है, और उसमें फिर जो माननीय न्यायालय जो भी निर्णय पारित करेगी उस हिसाब से बाय द वे उन्होंने पाया कि हाँ वाकई में एम्बिग्यूटीज हैं, गलतियां हैं, तो उनके निर्वाचन को अवैध भी घोषित कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज साहब। और अवैध घोषित करने के साथ साथ या उनको कंटिन्यू भी रख सकते हैं। वो तो जज साहब के ऊपर है कि उन्हें केस में प्रमाण किस टाइप के मिले हैं, उस आधार पे फिर जिला न्यायालय में भी निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। सर ये तो हुई निर्वाचन से संबंधित बात। जी। अगर हम बात करें कि किसी की व्यक्तिगत कोई शिकायत है, कार्य को लेकर है, पार्षद के कार्यों को लेकर है, महापौर के कार्यों को लेकर है,
इस तरह की यदि कोई शिकायत है कि भाई जिसके लिए उनको नियुक्त किया गया है वो अपने कार्य को उस तरह से नहीं कर रहे हैं, तो इसके संबंध में भी क्या अधिकार है इस एक्ट के अंतर्गत और किसको है? हाँ हाँ। नियुक्ति का और कैंसिल करने का तो आपने बताया, पर यदि कोई जनता की शिकायत आती है कि भाई पार्षद हैं और हमारे यहाँ ये इनके द्वारा ये कार्य नहीं किए जा रहे हैं, अक्सर हम सुनते हैं कि क्षेत्र में समस्याएं आई और लोग बोलते हैं, पर इसकी शिकायत फिर शासन को कर सकते हैं। जी शासन को जब शिकायत करेंगे तो निश्चित है शासन उसके बारे में जब चाहे कार्रवाई कर सकती है। जी और जैसा कि मैंने कहा है कि यदि उनकी कमियां हैं और वो वास्तव में काम नहीं कर रहे हैं जी तो अपन शासन के साथ साथ अपनी कानूनी प्रक्रिया भी कर सकते हैं। जी वो कानूनी प्रक्रिया मैंने बताई है आपको। जी बिल्कुल। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने इस कानून के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। दर्शकों, जैसा कि आज की चर्चा में हमने देखा कि जनता को सारे अधिकार दिए हुए हैं इस कानून में भी, और ज़रूरत है उसे अवेयर होने की, जागरूक होने की कि उसको किस तरह से अपनी समस्याओं का समाधान निकालना है, और यदि उसके साथ कोई समस्या है तो उसे कहाँ पर अप्रोच करना है। नगर निगम के आयुक्त के पास करना है, सिविल कोर्ट में करना है। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको इस कानून के बारे में जानकारी मिली होगी और आप स्वयं भी और दूसरों को भी इसके बारे में जानकारी देंगे। आज हम आपसे ही विदा लेते हैं, अगले अंक में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।